Dear cricket lovers, welcome to our first show of Bat and Chat with Lucky and Fefu. Thank you very much for joining us today. और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका की ओडीआई की जो सीरीज हुई है वो आप सब ने देखी होगी यकीनन, और उसमें पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है. 2 out of 3 games they won and now they are preparing for the T20 series. और उसमें उनके मेन प्लेयर्स जो हैं, जैसा कि आप सबको पता है, आईपीएल के लिए निकल गए हुए हैं. तो मैं सबसे पहले लकी भाई को वेलकम करते हुए साथ ही ये सवाल पूछना चाहूंगा कि शाहिद खान अफरीदी जो पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर रहे हैं और उनकी पूरी दुनिया में बात सुनी और पढ़ी जाती है, वो अपने ट्विटर अकाउंट पे इस चीज का दुख का इजहार कर रहे हैं कि वो उन प्लेयर्स को, उनके क्रिकेट बोर्ड को इजाजत नहीं देनी चाहिए थी या उन्होंने दी है, तो उस पर वो दुख कर रहे हैं कि मेन प्लेयर्स लाइक नौकिया या रबाडा जो है वो आईपीएल खेलने चले गए हैं और उन्होंने एक किस्म को पाकिस्तान को यहाँ पे ना की है. तो लकी भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू वेरी मच जुमी भाई, आपने पहला सवाल ही मुझसे कर लिया है. इसमें शाहिद भाई ने बात तो ठीक की है लेकिन थोड़ा लेट की है. ये बात अगर आप सीरीज से पहले कर देते हमारे शाहिद भाई तो बेहतर होता, क्योंकि अभी जीतने के बाद उन्होंने जो जीत का मजा जो पाकिस्तानी अवाम को मिल रहा था वो उन्होंने खराब किया है. अब जो भी हो, शाहिद भाई ने ये बात करके इस तरह लगा है जैसे पाकिस्तान ने उनकी बी या टीम सी टीम को हराया है और उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को पीछे रख दिया गया है और उनकी जो बैड परफॉर्मेंस थी उनको आगे लेके आ गए हैं शाहिद भाई. इस तरह नहीं करना चाहिए. अब इसमें हमारे खिलाड़ियों का तो कोई कसूर नहीं है अगर वो चले गए हैं. कंट्रीज की कमिटमेंट होती है. ये सीरीज जो सबको पता है कि ये सीरीज जो है लास्ट मोमेंट पे फाइनल हुई थी. पहले आईपीएल फाइनल हो चुका था और उनकी कमिटमेंट थी कि हमने जाना है, और ये बात सबको पहले से मालूम थी. शाहिद भाई को ये बात उस दिन से मालूम थी जिस दिन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज अनाउंस हुई थी. तो अब जाके ये बात करना जरा मजे को खराब करने वाली बात यानी है. कि शाहिद आप भाई कह रहे हैं हमारे कि टाइमिंग की गलती है ये, यहाँ पे बात ठीक है अपनी जगह पे. बात ठीक है लेकिन अब ये बात बनती नहीं थी ना भाई. आप देखें, अगर आपने जो बात करनी है वो आप टाइम पे करेंगे तो फिर बात का पॉइंट भी है. अब इस बात का पॉइंट कोई नहीं था, इसलिए ये बात करने की जरूरत भी नहीं थी शाहिद भाई को. उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, हम भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ी सी मार खा गए हैं. उन्होंने अपने ही कंट्री के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए ये बात ऐसे लगी है जैसे उनकी परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं हुए ना. बिल्कुल ठीक हो गया. फैफू भाई से भी इससे मुतल्लिक ही मेरा सवाल है कि फैफू भाई, पहला सवाल ये है कि क्या आप ये समझते हैं कि इन्होंने पीसीबी को इसमें क्रिटिसाइज किया है, या फिर जिस तरह लकी भाई हमें बता रहे हैं इन्होंने पाकिस्तानी फैंस जो मजा ले रहे थे इस बड़ी विक्ट्री का, जैसा कि पाकिस्तान अभी सेकंड टीम हुई है जिसने एक से ज्यादा सीरीज ओडीआई की साउथ अफ्रीका में जीती हो. ऑस्ट्रेलिया ने 3 जीती हैं, पाकिस्तान की 2 हो गई हैं. तो क्या आप समझते हैं इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का मजा खराब किया, या फिर इनकी मुराद पीसीबी को क्रिटिसाइज करना भी था कि आप जो है वीकर क्रिकेट बोर्ड साबित हो रहे हैं इस एक्शन से? जी, बहुत शुक्रिया उम्मी भाई, आपने मुझे भी मौका दिया. उम्मी भाई, इस पे हम शाहिद अफरीदी को ज़्यादा इस पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि एक तो उनकी ओपिनियन अगर वो पहले देते या बाद में देते तो जो स्केड्यूल बन चुका था आईपीएल का, जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका की कमिटमेंट हो चुकी थी आईपीएल के साथ, वो तो शाहिद अफरीदी के बयान पे वापस भी नहीं होना था. और क्रिकेट साउथ अफ्रीका को वैसे इस वक़्त फाइनेंशियल इतनी क्राइसिस है कि वो अपने प्लेयर्स को खुश नहीं कर सकते. वो इतने प्लेयर्स को अपनी इतने पैसे वो नहीं देते कि बंदा बोले कि अच्छा ठीक है, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेता हूँ और आईपीएल बाद में चला जाऊँगा. आईपीएल में आपको पता है कि मनी बहुत लगती है. डेल स्टेन ने भी बोला था ये, वो खुद भी साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है. उसने खुद भी कहा था कि ये बात सही है कि क्रिकेट सेकंड हो जाती है आईपीएल में, लेकिन उधर पैसों का बहुत बड़ा हाथ है. तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका वैसे भी बीसीसीआई के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उनकी वैसे भी कमिटमेंट हुई हुई थी. बहुत अरसे से कमिटमेंट उनकी चलती है. तो आप ये क्या समझते हैं, आप जिस तरह बात कर रहे हैं उनकी रिलेशनशिप्स अच्छी हैं वहां पे बोर्ड के साथ भी, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये शाहिद खान अफरीदी ने जो क्रिटिसिज्म किया है ये इनका आइडिया ठीक था, लेकिन जिस ग्रुप से ये कर रहे हैं शायद वो भी गलती कर गए हैं इसमें? क्या इनको प्लेयर्स को जो है जिम्मेदारी में लाना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था कि वो पैसे को और अपने कॉन्ट्रैक्ट को तरजीह दे रहे हैं, या फिर ये लूज लूज सिचुएशन थी आपकी नजर में? क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं पहले से स्केड्यूल्ड था ये सब,
तो क्या कहते हैं इस पे शाहिद खान अफरीदी साहब को बोर्ड से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने बोर्ड से बात की है, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड साउथ अफ्रीका से बात की है, उनको मुखातिब किया, तो क्या इनको यहाँ पे प्लेयर्स को मुखातिब करना चाहिए था? इसमें मैं आपको जवाब देता हूँ उमी भाई। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो इस सीरीज से कोई फायदा नहीं है ना, उनको तो कोई इतना मुनाफा नहीं है। ठीक उनकी है। बस ये एक आप समझ लें एक किस्म की तैयारी है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और उन्होंने जो साउथ अफ्रीका ने सीरीज खेली है पाकिस्तान में जाके उसका बदला दिया है उनको खुश करने के लिए। दैट मीन्स पीसीबी को फाइनेंशियल नहीं है, फाइनेंशियल सीरीज नहीं है, बल्कि सिर्फ स्पोर्ट्स एस्पेक्ट से उनको फायदा है। बिल्कुल पीसीबी को तो कोई फाइनेंशियली इसमें मदद नहीं है ना, पीसीबी ने तो उनको बस उनका साथ दिया है। पीसीबी को तो इससे कोई गरज नहीं है कि उनके लड़के आईपीएल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कौन से जा रहे हैं, कौन से खेल रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है पीसीबी को होना था। ये साउथ अफ्रीका क्रिकेट सीरीज, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को उनको सोचना चाहिए था कि हमें इंटरनेशनल मैच जीतना जरूरी है या नहीं जरूरी, हम आईपीएल में भेजने दें। अब सबको मालूम है पेंडेमिक की सूरत में आपने क्वारंटाइन भी पूरा करना होता है, अगर पूरे मैच वो खेल जाते उसके बाद 10 दिन और उनको क्वारंटाइन करना पड़ता, उससे ये उनके प्लेयर्स को नुकसान हो सकता था कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो फिर उनको बिल्कुल भी ना बुलाती। तो ये बहुत बड़ा लॉस होना था उनके लिए फाइनेंशियली तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि द एंड ऑफ द डे क्रिकेट तो हुई है और अच्छी क्रिकेट हुई है। उनके जो खिलाड़ी खेले हैं वो भी कोई इस तरह लल्लू पंजू खिलाड़ी तो थे नहीं ना, वो भी तो अच्छे खिलाड़ी हैं जो जीतते हैं, खेलते हैं, अपनी लीग्स खेलते हैं। बाबूमा, सब सब उनके मेन खिलाड़ी हैं, सब उनके अच्छे खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म करते हैं अपनी लीग में। तो उन्होंने फाइट भी की है पाकिस्तान के साथ, ये कोई वन साइडेड मैच नहीं हुआ है पाकिस्तान के। बिल्कुल ठीक हो तो गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात करना अभी जरूरी नहीं थी शाहिद भाई के लिए भी, और भी जो क्रिकेट फैंस जो सोच रहे हैं कि अभी साउथ अफ्रीका की बी टीम खेल रही है या सी टीम खेल रही है, ये इतनी लॉजिक वाली बात बनती नहीं है। अच्छा लकी भाई, इसी से मैंने अभी खुद अपने एक फॉल्ट की है, एक गलती हो गई है मेरे से। मैंने बाबूमा और वेंडर डूसन दोनों के नाम लिए जो अच्छी कारकर्दगी करते आए हैं ओडीआई सीरीज में, और ये ऐसे प्लेयर्स थे जो आईपीएल के लिए नहीं निकले। लेकिन मसला क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली ये भी दोनों इंजरी का शिकार हो गए हैं और T20 इंटरनेशनल्स के लिए ये अवेलेबल नहीं होंगे। तो मैं अब दोनों से जानना चाहूंगा कि क्या अब इस टीम को सी टीम कहलाया जा सकता है या नहीं? पहले जो नहीं, आपने नाम लिए हैं, रबाडा के, डीकॉक के, मिलर के, एनगीडी के, जो छोड़ के चले गए इस टीम को, T20 इंटरनेशनल्स की टीम को, तो इनमें से आप हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या इम्पैक्ट होगा इस टीम के कॉम्बिनेशन पे? नहीं उम्मी भाई, कोई भी क्रिकेट टीम सी डी या बी टीम नहीं होती। जब भी आपके इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो तो आपको एक फुल स्ट्रेंथ अपनी टीम के साथ और अगली के भी आपने सारे वीक पॉइंट्स और उसके स्ट्रेंथ पॉइंट आपने देखने होते हैं, तभी आप क्रिकेट खेलते हो। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो आप ये नहीं देखते कि सामने मेरे नमीबिया खेल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। पहली तो ये बात ठीक है। और एक विन जो होती है ना, जो आपको एक जीत होती है, वो आपकी जीत ही रहती है। बेशक सामने टीम के खिलाड़ी बड़े हों या ना हो, जो जो एक खुशी होती है या जो एक मोराल आपका हाई होता है या जो कॉन्फिडेंस मिलता है टीम को, वैसे भी सामने T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो अगर आप सारे मैच जीते हैं तो आपको वैसे एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। तो बेशक सामने के खिलाड़ी अच्छे ना हो या इतने नामवर खिलाड़ी ना हो, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो खिलाड़ी भी अच्छे नहीं है या खिलाड़ी भी बुरे नहीं है। तो उनकी ये जो सारे खिलाड़ी हैं ये अपने डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म करते आ रहे हैं। इनमें से काफी सारे खिलाड़ी पाकिस्तान में भी आए हैं T20 सीरीज उन्होंने खेली है और उधर भी उन्होंने पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया है। आपको याद होगा जो दूसरा मैच था T20 वो पाकिस्तान आसानी से हार गया था और पहला मैच भी पाकिस्तान बहुत मुश्किल से जीता था उनसे। बिल्कुल इसमें ये ठीक बात भी होती है, अमीन भाई अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें। इसमें ये बात भी होती है कि अगर आपको ये पता है कि उनके मेन प्लेयर्स नहीं है तो आपको ये भी नहीं पता कि उनके जो नए प्लेयर्स आए हैं वो कैसा खेलते हैं। अगर हमारा भी तो हैदर अली ने आके 50 बना चैलेंज। दी थी ना, अपने पहले मैच में 50 बना दी थी T20 में। अगर उनके भी 3-4 हैदर अली निकल आए तो मैच तो बहुत टफ हो गया फिर। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। पता नहीं होता कि सामने वाले खिलाड़ी जो हैं, सामने वाली टीम जो, आप उनके ऊपर आप उनकी वीडियोस नहीं देख सकते होंगे, आप उनको उनकी वीकनेस का नहीं पता। आपको पता नहीं है कि वो स्पिन को अच्छा खेलता है वो लड़का या फास्ट बॉल को अच्छा खेलता है। इसलिए आपने अपनी स्ट्रेंथ से जाना होता है और आपने ये भी देखना है कि सामने वाले को जब भी आप हल्का लेंगे वो आपको फिर ऊपर से वार करता है। बिल्कुल ठीक हो गया लकी भाई, आपका भी बहुत थैंक यू। और फैफू भाई, आपने भी इस चीज पे बड़ी जबरदस्त रोशनी डाली। लेकिन एक सवाल मेरा आप दोनों से फिर भी मेरे ख्याल में जायज है कि क्या आप ये समझते हैं अब प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के शोल्डर्स पे वो इंक्रीज हो गया इस फैक्ट से
जिस तरह आपने कहा कि आप नमीबिया से खेलें या ऑस्ट्रेलिया से खेलें, मैच विनिंग की खुशी एक बहरहाल होती है और वो इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन क्या इसमें ज्यादा खतरा नहीं है कि अगर आप ये टीम से ये लोग हार जाते हैं तो उस पे कॉन्फिडेंस और बाकी जो है आगे आप वर्ल्ड कप का आपने मेंशन किया उसके लिए ये मसला डाल सके? क्या आप समझते हैं प्रेशर में ज्यादा आगे आ सकते हैं ये लोग? डेफिनेटली उमी भाई, अभी मैंने जिस तरह आपको बताया कि बिल्कुल इस तरह होता है कि जब आप सामने वाली टीम को नहीं जानते ज्यादा, या जब आप उनको हल्का लेकर चलते हो, तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रेशर होता है कि आप अगर खुदा ना खास्ता इनके खिलाफ अगर हार जाते हो, तो फिर आपके साथ आपकी आवाम क्या करेगी, आपके सपोर्टर्स, आपके फैंस क्या करेंगे। तो अच्छा। ये एक एडिशनल प्रेशर होता है, बिल्कुल ये एक एडिशनल प्रेशर होता है जो आपको साथ लेकर चलना पड़ता है। और इसी तरह आपकी जो 100% परफॉर्मेंस होती है वो इस तरह सामने आती है। अगर तो आप सामने ये देख के चलोगे कि भाई उनके ये बी टीम या सेकंड 11 थर्ड 11 टीम है, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं दोगे। और ये वैसे भी T20 क्रिकेट है, इसमें 2 ओवर बैटिंग में या 2 ओवर बॉलिंग में आपके अच्छे या बुरे निकल जाते हैं, तो मैच एक तरफ लग जाता है फिर, क्योंकि इसमें फिर आपके 100%। पास 20 ओवरों में कमबैक करने का इतना चांस नहीं होता। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल से बेशक उनकी सेकंड 11 खेल रही हो, थर्ड 11 खेल रही हो, अपने फुल फ्लो में जाना चाहिए, अपनी पूरी टीम के साथ जाना चाहिए, और ये मैच जरा भी लाइटली ना लिया जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आप लोगों से यही जानना चाहूंगा दोनों से कि आपने 100% की बात की है। ये ऐसी बात है जो हमारे कप्तान, पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं, वो जरूर मेंशन करते हैं कि वो अपना 100% हर मैच में डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे साथ ही उन्हीं के बारे में एक सवाल है कि वो जो मैचेस हुए पाकिस्तान में, उनमें साउथ अफ्रीका का स्पिनर जो महाराज है, उससे वो बहुत ज्यादा फंसे हैं और वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं उसके खिलाफ। और इसी मुतल्लिक मेरे सवाल आप लोगों से यही है, आप दोनों से, कि क्या महाराज जो है वो की बन सकता है अपनी टीम के लिए इस T20 सीरीज में फिर से, खासतौर पे बाबर आजम के खिलाफ? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अगर उसको सही तरह उनका जो कैप्टन है वो यूटिलाइज करे। लेकिन मुझे पता नहीं है महाराज स्क्वाड में है भी है कि नहीं, क्योंकि वो उनका टेस्ट स्पेशलिस्ट है और ओडीआई में भी वो थोड़े मैच ही खेला है। T20 में मैंने उसको इतना देखा नहीं है। हो सकता है इंजरी की वजह से या उनके जो प्लेयर्स अनअवेलेबल हैं उनकी वजह से महाराज टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाए। साउथ अफ्रीका की टीम आजकल बहुत ऊपर नीचे हो रही है, इनके लड़कों का स्क्वाड जो है वो फाइनल नहीं हो सक रहा है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई इंजरी सामने आ रही है। फांजा दूसन स्क्वाड में है, लेकिन पता नहीं वो पहला मैच खेल सकता है कि नहीं, क्योंकि उसको भी इंजरी है। महाराज भी स्क्वाड में है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो खेलेगा कि नहीं। लेकिन बाबर आजम हर लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसकी बॉल अंदर आती है उस पे फंसता है। बाबर आजम एलबीडब्ल्यू होता है। बाबर आजम को इस पे काम करना पड़ेगा कि जब भी लेफ्ट आर्म स्पिनर आए तो वो कोशिश करे कि पहले 1 या 2 ओवर लेफ्ट आर्म स्पिनर का ज्यादा सामना ना करे, क्योंकि जब बाबर आजम सेट हो जाएगा उसके बाद बाबर आजम हो सकता है लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेल लिया करे अच्छा। लेकिन T20 में आप सेट होने का ज्यादा टाइम ले नहीं सकते हो, इसलिए बाबर आजम को स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ेगी और अपने पार्टनर को ज्यादा स्ट्राइक देनी पड़ेगी। आपने स्ट्राइक रोटेशन की बात की है बाबर आजम की, कि वो इस तरह जो है एक किस्म का इस्केप कर सकता है इस थ्रेट से। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि हम थोड़ा सा अगर एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, तो बाबर आजम का आप क्या रोल देखते हैं? और जैसा वो नंबर 3 में खेल रहा है, आप उससे पहले जो दोनों ओपनर्स होंगे जिन्होंने एक टोन सेट करके देनी है उसे, आप किसको खिला रहे हैं? लकी भाई, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एज ओपनर्स बाबर आजम से किसको खिलाना चाहेंगे, ये जानते हुए कि शर्जील खान की परफॉर्मेंस PSL में अच्छी रही और फखर जमान अभी इन फॉर्म, उनका स्क्वाड में दाखिला भी हो गया, ये मैं नाजरीन को बताता चला जाऊं, उनका T20 स्क्वाड में दाखिला हो गया। और साथ ही ये बात जानते हुए कि मोहम्मद रिजवान ऑफ ऑफ फॉर्म नजर आए हैं इस ODI की सीरीज में इन पिचेस पे। तो क्या समझते हैं इन सारी चीजों को आप देखते हुए कि क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए? देखें, ओपनर्स की आपने बात की है तो बाबर आजम भी एक पोटेंशियल ओपनर है। उसने भी ओपनिंग करके परफॉर्मेंस दी है T20 में। ज्यादातर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ओपनर एज एन ओपनर ही है। तो हमारे पास अब 4 पोटेंशियल ओपनर हैं इस स्क्वाड में, जिसमें शर्जील खान, मोहम्मद रिजवान ओपनिंग कर रहा है पिछले 1 साल से और उसकी परफॉर्मेंस भी एज एन ओपनर बहुत अच्छी है। फिर फखर जमान की वापसी हुई है T20 स्क्वाड में।
वो भी ओपनिंग ही करते हैं, और बाबर आजम भी ओपनर खेल सकते हैं, बल्कि ज्यादातर बाबर आजम की इनिंग्स जो है वो एज एन ओपनर ही है। लेकिन मैं बात ये करना चाहूंगा कि शर्जील खान के बारे में बहुत बात हुई है, बहुत ज्यादा उसके बारे में बात हुई है। उसको ये टास्क दिया गया था कि आपने T20 सीरीज से एक दिन पहले आपने वेट लूज करना है, फिर आप टीम में खेल सकोगे। अब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा मैनेजमेंट पे उसको खिलाने की खातिर, क्योंकि वो फैंस उसको बहुत पसंद करते हैं, शर्जील खान की बहुत फैन फॉलोइंग है। उसको मेरा ख्याल में खिलाना भी पड़ेगा, सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि वो मैच विनर है, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि मैनेजमेंट पहले उसको खिलाना नहीं चाह रही थी, और अब फखर जमान आया है तो मुझे डर है कि कहीं शर्जील खान को बाहर ना बिठा दे। लेकिन मैं शर्जील खान को ओपनर देखना चाहता हूँ मोहम्मद रिजवान के साथ, क्योंकि रिजवान को जिस तरह के आपने बताया कि वो लो डाउन या नंबर 4 के बाद जो है वो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं उस तरह दिखी जो होनी चाहिए थी। तो रिजवान को सही तरह यूटिलाइज हम सिर्फ एज एन ओपनर कर सकते हैं, उससे ओपनिंग कराई जाए। और फखर जमान जो है वो हमारा, जो हमें फिनिशर की कमी थी, जो हमें नंबर 5 या नंबर 6 पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था कि जो मौके की सिचुएशन के मुताबिक बैटिंग कर सके, तो उसमें फखर जमान का रोल मैं देखता हूँ। और बाकी नंबर 3-4 जो है वो हमारे सेट हैं, बाबर आजम और मोहम्मद हफीज। नंबर 5 पे हैदर अली, नंबर 6 पे फखर जमान, नंबर 7 पे मैं फ़हीम अशरफ को देखता हूँ, नंबर 8 पे मोहम्मद नवाज, 9 पे हसन अली, ये भी मेरा एक मैच विनर है हसन अली, नंबर 10 पे उस्मान कादिर, और 11 पे मैं मोहम्मद हसनैन को खिलाना चाहूंगा क्योंकि T20 में इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है। और शाहीन को रेस्ट देना चाहूंगा क्योंकि शाहीन ने बहुत क्रिकेट खेली है और आगे अभी बहुत क्रिकेट पड़ी है इस साल में, बहुत हमारे अहम सीरीज हैं जिसके लिए शाहीन को फिट होना जरूरी है। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है कल के लिए, शर्जील खान और मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनर। इसका मतलब यही है लकी भाई, थैंक यू, आपके तफसीलन स्क्वाड आपने बताया, अपनी प्लेइंग 11 बताई है बल्कि। और इसमें फ़हीम अशरफ 7 पे खेल रहे हैं, 8 पे मोहम्मद नवाज खेल रहे हैं, 9 पे हसन अली खेल रहे हैं। रीसेंट परफॉर्मेंसेस हसन अली की देखते हुए और पहले जो इन्होंने करके दिखाया वह स्पेशली साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, आप क्या समझते हैं हसन अली को फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए, अगर आपके 2-3 ओवर रह गए हों तो आप इनको, और विकेट्स ना लूज हुई हो, तो आप इनको फ़हीम और या नवाज के पहले ला सकते हैं? इस तरह की गेम प्लान हो सकता है, या फिर आप इनका पक्का नंबर 9 ही रखेंगे? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। हसन अली की जो लॉन्ग हैंडल है बहुत अच्छा है, वो बल्ला जब घुमाते हैं तो बहुत जोर से घुमाते हैं और बॉल भी बहुत दूर जाती है। आप इनको जरूर यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल हैं हसन अली। जिस तरह के पिंच हिटर होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। हमने माजी में भी देखा है कि जो नंबर 9-10 के राना नवीदुल हसन का हमें याद है, वो वन डाउन खेलने लग गए थे T20 में। हम्म। तो इसी तरह हमारे हसन अली भी ऊपर आ सकते हैं, लेकिन सिचुएशन इस तरह की हो कि हमें स्कोर तेज चाहिए हो और सिर्फ 2-3 ओवर रह गए हो, तो हसन अली नवाज से, फ़हीम अशरफ से पहले बैटिंग करने आ सकते हैं एज अ पावर हिटर है, एज अ पिंच हिटर। पिंच हिटर, ठीक हो गया। जी। तो थैंक यू वेरी मच। अब मैं फैफू भाई की तरफ आऊंगा, इनकी प्लेइंग 11 जानना चाहूंगा, और इनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि ओपनर्स पे बहुत ज्यादा बात हो रही है आजकल। कुछ फैंस जो हैं, खासतौर पे बाबर आजम के फैंस जो हैं, वो कहते हैं इनसे बेहतर T20 का ओपनर ही नहीं है और इनको ही खिलाना चाहिए। इसी तरह मोहम्मद रिजवान से जो मुतासिर हैं, वो उनको उस स्पॉट से हिलाना नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान ओपन करें। शर्जील खान इन फॉर्म है, फखर जमान इन फॉर्म है, तो आप क्या कहते हैं? आप भी फखर जमान को डाउन दी ऑर्डर लाएंगे या फिर किस तरह आप इनको एडजस्ट करेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। जी उम्मी भाई, हम पहले तो रिजवान और बाबर से शुरू करते हैं। रिजवान और बाबर को फैंस चाह रहे हैं कि हम ओपनर देखें या वो ओपनिंग करने आए, लेकिन जब बिल्कुल। रिजवान और बाबर ओपनिंग करने आएंगे तो हमारी बैटिंग बहुत वन डायमेंशनल हो जाएगी, क्योंकि हमें शुरू में चाहिए जो एक आगे लड़का तेज स्कोर करे और एक जो इनिंग को एंकर करके लेकर चले, पूरे ओवर खेले। अगर आप रिजवान और बाबर से ओपनिंग करवाते हैं और वो खेल जाते हैं 14-15 ओवर वो खेल जाते हैं, वैसे मुश्किल ये है कि हमारी विकेट तो बहुत जल्दी गिरती है शुरू में, हम्म। लेकिन अगर वो 12-13-14 ओवर खेल जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे दोनों ओपनरों के पास बिग शॉट्स नहीं होंगी। हम 210-220 का टारगेट पूरा करते हुए रह जाएंगे, हम वो नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपको ऊपर एक खिलाड़ी चाहिए, एक ओपनर आपको ऐसा चाहिए शर्जील खान जैसा, खास तौर पे
जो आपको ऊपर तेज रन करके दे, और साथ में उसका एक लड़का रिजवान का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उस लड़के ने ओपनिंग में पिछले 2-3 सीरीज में आपको बहुत अच्छा स्कोर करके दिया है। उसने मनवा के दिया है कि हाँ भाई मेरे साथ पहले ज्यादती होती रही है, अब मैं आ गया हूँ और मैं आपको स्कोर करके दे रहा हूँ। अच्छा अब उसको फैफू भाई, कहीं पे मैं नीचे यहाँ लेके पे ना, जाना। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मोहम्मद रिजवान नहीं चलते इस सीरीज में भी, एज ए ओपनर नहीं चलते, एज एन ओपनर, तो आप उनको मुतबादिल किधर देख सकते हैं, किधर एडजस्ट हो सकते हैं? क्योंकि हमें फैंस, बहुत से फैंस ने इस चीज का भी मुआवजा किया, इस चीज को भी कंपेयर किया कि सैफी भाई की एक वक्त था जगह नहीं बन रही थी, नॉट बिकॉज ऑफ हिज कैप्टेंसी बट बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। तो क्या आप समझते हैं मोहम्मद रिजवान अगर क्राइसिस में आए तो ये टीम मैनेजमेंट उसको बैक करेगी ओपनिंग स्पॉट पे, जबकि शर्जील और फखर जमान दोनों इन फॉर्म नजर आ रहे हैं? देखिए, टीम मैनेजमेंट उसको खाली एक बुरी सीरीज से तो निकाल नहीं सकती, ठीक है ना, और ना ही अगर उसको निकाल भी देंगे तो वो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और क्योंकि उसका बनता भी ओपनिंग पे ही है उसका नंबर रिजवान का, क्योंकि नीचे आके फिर उसके पास इतनी बिग शॉट्स नहीं है कि वो आपको नीचे रन रेट तेज करके दे सके। तो आपको अपना टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान को एज एन ओपनर एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और उसकी परफॉर्मेंस भी है, इसकी परफॉर्मेंस है ओपनर आके, तो उसको इतनी जल्दी में तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा, या तब क्या होगा, या तब क्या होगा। सरफराज के साथ भी यही था कि सरफराज जब कप्तान था, सरफराज भी अपने से ऊपर हसन अली वहाब रियाज को, शाहीन अफरीदी को भेजता होता था कि भाई मुझसे तो लगने नहीं है छक्के, आप जाके ट्राई कर लो। तो सरफराज की भी रिप्लेसमेंट रिजवान की नहीं बनती बिल्कुल भी। और जहाँ पे आपने बात की शर्जील खान की, शर्जील खान के खिलाफ जो हमारी टीम मैनेजमेंट ने ये चलाई है सारी कार्रवाइयाँ कि वो इतना वेट लूज कर ले या फलाना कर ले, ढमकाना कर ले, मैच से एक दिन पहले हमें अपनी फिटनेस दिखा दे, हम उसको खिला लेंगे नहीं खिलाएंगे, वो तो वैसे ही बेचारा लग रहा है कि उसको वो टीम मैनेजमेंट की इतनी सपोर्ट नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी फैंस चाह रहे हैं कि वो ओपनिंग करे, तो अब देखते हैं वो कल खिलाते हैं उसको कि नहीं खिलाते। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है आप दोनों के, जो हम नाजरीन को भी दिखा रहे हैं, आप दोनों की जो प्रिडिक्शंस हैं या चॉइसेस हैं, आपने 11 प्लेयर्स चुने हैं अपने, उसमें एक चीज मुझे नजर आ रही है जो काफी व्यूअर्स के लिए सरप्राइजिंग होगी, कि 6 नंबर पे आपने फखर जमान को रखा है, जिनका डाउन द ऑर्डर यहाँ इस पोजीशन पे खेलना ज्यादा दिखा नहीं है एज ए क्रिकेट फैन। तो आप क्या समझते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आप इनको रख रहे हैं? और अगर रियलिस्टिकली आप देखें तो आपको क्या लगता है, मैनेजमेंट इनके साथ इनको यहाँ खेलने का ऑप्शन देंगे, या फिर वो मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ और एक और शायद ऑलराउंडर या किसी और उमी प्लेयर? भाई उमी भाई उमी भाई आप ये देखें कि पिछले 2-3 सालों से आसिफ अली, हुसैन तलत और इफ्तिखार पे बहुत काम हुआ, बहुत इन्वेस्ट हुआ, लेकिन वो नहीं चले। ठीक है, वो उनकी नहीं समझ लगी कि वो कहाँ चलेंगे या कहाँ नहीं चलेंगे। तो अभी क्या चाहिए पाकिस्तान को? चाहिए एक फिनिशर। जो हम आसिफ अली को रोल दे रहे थे वो आसिफ अली नहीं निभा सक रहे। उनकी पता नहीं उनकी सलाहियत नहीं इतनी है, उनको क्या इतनी टेंशन है कि वो उनसे नहीं स्कोर हो रहा। ठीक है, अभी पाकिस्तान को चाहिए एक फिनिशर, जो हमें फखर जमान ने अभी ओडीआई सीरीज में करके दिखाया है कि भाई मेरे को पावर प्ले की जरूरत नहीं है, मुझे टेल एंडर के साथ भी बैटिंग करनी आती है, मेरे को एक ओवर में 4 छक्के भी मारने आते हैं। ठीक है, अभी हमें चाहिए फिनिशर, और हमने फखर जमान को बहुत अच्छा एडजस्ट कर सकते हैं नंबर 6 पे, जहाँ पे वो जरूरत पड़ने पे आके हम फखर जमान को एज अ फ्लोटर भी खिला सकते हैं। जरूरत पड़े हम उसको नंबर 3 पे भी खिला सकते हैं, जरूरत पड़े हम उसको नंबर 4 पे भी खिला सकते हैं, जरूरत पड़ने पे आप उसको नंबर 6 पे भी खिला सकते हैं। तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर और जो लोअर ऑर्डर हो जाएगा इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ना ही आपके बाबर आजम पे फिर इतनी कोई प्रेशर होगा कि सारा स्कोर मैंने करना है, ना ही रिजवान पे कोई प्रेशर होगा कि सारा स्कोर मैंने ही करना है, क्योंकि उनको पता होगा कि हम फ्रीली खेल सकते हैं, क्योंकि हमारे बाद फखर जमान ने आना है, आसिफ अली ने या हुसैन तल्लत ने नहीं आना। जबरदस्त हो गया। इसका मतलब यही है लकी भाई भी 6 नंबर पे फखर को खिला रहे हैं, इस चीज को देखते हुए कि उनके पास बिग शॉट्स हैं, वो क्रूशियल सिचुएशंस में मैच भी जिता सकते हैं। और जिस तरह उन्होंने रिसेंटली सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने टेल एंडर्स के साथ मिलके अभी 120 रन बनाए हैं हमारे सेकंड ओडीआई में, और थर्ड ओडीआई में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई है, जिसमें पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट कोई खास नहीं था। और उन तो टेल इससे एंडर्स हमें में ये जाहिर शायद हसन अली नहीं थे, बल्कि दूसरे टेल एंडर्स थे, हैं ऐसे थे जिन्होंने ज्यादा साथ नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड ओडीआई में तो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ मिलकर पार्टनरशिप बनाई है ना। तो बिल्कुल।
तो फखर जमान को उनके साथ खेलना आता है, फखर जमान को स्ट्राइक अपने हाथ में भी रखना आता है, उनको पता है कि उनके पास बिग शॉट्स हैं, उनको पावर प्ले की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे मोहम्मद रिजवान को पावर प्ले की जरूरत होती है, क्योंकि वो पावर प्ले के बगैर वो स्ट्राइक रेट अपना हाई नहीं रख सकते। तो इसलिए फखर जमान और रिजवान दोनों से उनका काम लेने की खातिर मेरा ख्याल में उनको फिर फखर जमान को नीचे ही एडजस्ट करना पड़ेगा और मोहम्मद रिजवान एज एन ओपनर ही रहें तो बेहतर है। थैंक यू वेरी मच लकी भाई, थैंक यू वेरी मच फैफू भाई। बड़ी तफसीलन हमने प्रिडिक्शंस दी हैं, आपने अपनी टीम प्लेइंग 11s की चॉइसेस दिखाई हैं अपनी। और अब मैं इन टीम्स के बारे में बस थोड़ा सा ही जानना चाहूंगा कि मैच विनर्स कौन होंगे, आपके इम्पैक्ट प्लेयर्स कौन हैं इन टीम्स में। मैं देख रहा हूँ आप दोनों ने उस्मान कादिर को खिलाया, आप दोनों ने हसन अली को खिलाया, तकरीबन आपकी बहुत मिलती जुलती टीम है। तो आई थिंक कि हसनैन और शाहीन अफरीदी का फर्क है। तो इसमें मैं यही बिल्कुल, मैंने शाहीन को कल रेस्ट दिया है, क्योंकि इस बात को सोचते हुए कि शाहीन ने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है और शाहीन को आगे भी सीरीज बहुत ज्यादा मिलनी है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे भी जाना है, शाहीन ने टेस्ट मैच में भी खेलना है, इसलिए बेहतर है कि उसको कल या एक दो मैच अभी बिठा दें। हाँ, अगर कल वो हार जाता है पाकिस्तान तो फिर उसको सेकंड मैच में उसको लिया है। 4 T20 मैचेस पे मुश्तमिल ये सीरीज है, बहुत बहुत गेम अभी पड़ी है, बहुत टाइम है शाहीन के पास। अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हार भी जाता है तो शाहीन कमबैक कर सकता है सेकंड T20 में, इसलिए शाहीन को बिठा के मैं हसनैन को खिला रहा हूँ। मेरी ओपिनियन होगी उम्मीद भाई कि शाहीन को ये खिलाएंगे कल से पहले मैच से ही, क्योंकि ये चाहेंगे पहले मैच से जीतना। पहले 2 मैच इसको खिलाएंगे और अगर पाकिस्तान पहले 2 मैच जीतता है फिर उसको रेस्ट देना चाहिए। मैं खुद ये चाहता हूँ कि इसको रेस्ट मिले, उसने बहुत क्रिकेट खेली है पिछले अरसे में, आगे भी बहुत क्रिकेट आ रही है, तो पहले 2 मैच खिला के उसको फिर रेस्ट देना चाहिए। ठीक है। ये शाहीन अफरीदी का ऊपर लोड बहुत है, और इस वजह से आप इसको फर्स्ट मैच में ना भी बिठाएं तो आप अगर पहले मैचेस जीत जाते हैं तो इसको आप थर्ड मैच में रेस्ट देना चाह रहे हैं। मैं आपसे दोनों से यही अब जानना चाहूंगा कि हमने प्लेइंग 11 देख लिया पाकिस्तान की, उस पर गुफ्तगू हो गई है, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स जो हैं कुछ आईपीएल खेलने गए हुए हैं और कुछ जो हैं वो इंजरी के मारे हैं इस टाइम, तो इंजरीज का शिकार है। तो मैं ये जानना चाहूंगा आप दोनों से कि अब आप विनिंग चांस किस टीम का ज्यादा देख रहे हैं, नोइंग कि पाकिस्तान अपने कह लें कि कैपेसिटी के लिहाज से अपने स्क्वाड के ज्यादा बंदों पे ले सकता है, उनके साथ जा सकता है, उनके पास अपना ओरिजिनल स्क्वाड है जिसके साथ वो आए थे तकरीबन, उनकी इंजरी सिर्फ शादाब खान की इंजरी है। तो मैं आप दोनों से यही जानना चाहूंगा कि आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं। फेवरेट तो देखिए पाकिस्तान ही है, फेवरेट तो पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान ही रहेगा। और लेकिन इस फेवरेट के साथ पाकिस्तान पे एडिशनल प्रेशर भी होगा ना, क्योंकि सामने सबको यही है कि सामने वाली टीम जो है वो हल्की है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर होगी कि हमने इनसे हारना नहीं है। ठीक है, वो जो हार का जो डर होता है ना, वो ज्यादा प्रेशर जो है वो लेके बैठ जाता है। तो मैच जो है मेरे हिसाब से बराबर ही होगा, दोनों टीमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगी, जाहिर सी बात है। उनके भी लड़के अच्छे हैं, नाम उनके अच्छे हैं, लीग्स में खेलते हैं और मैच बड़ा अच्छा होने वाला है। लेकिन मेरी फेवरेट टीम तो पाकिस्तान ही है कल के मैच के लिए, वो आप एज अ फैन समझ लें, वो भी पाकिस्तान है। और कल नामों के हिसाब से भी फेवरेट टीम जो है वो पाकिस्तान ही है। फैफू भाई से भी सेम क्वेश्चन पूछूंगा। फैफू भाई, आप किसको जीतते हुए देखते हैं, और क्या ये वन साइडेड मैच होगा जिस तरह ऑन पेपर ये बहुत से एक्सपर्ट्स को लग रहा है, या फिर इसको आप फंसते हुए देख रहे हैं? नहीं उम्मीद भाई, बहुत टफ मैच होगा कल, क्योंकि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स इनको मौका मिला है उनके बड़े प्लेयर्स के जाने से। जो उनके नई जनरेशन है, जो उनके नए प्लेयर्स हैं, वो भी अपना हाथ ऊपर खड़ा करके परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि वो उनको इन मौके की तलाश थी। अब वो मौका उनके हाथ में है तो वो भी बोलेंगे कि वो जा रहे हैं तो उनको जाने दो, हम हैं जो आपके लिए खेलेंगे। तो मुझे तो लगता है कि कल का मैच बहुत टफ होने वाला है और बहुत कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन फिर भी आई स्टिल फील कि पाकिस्तान विल विन द मैच। थैंक यू लकी भाई, थैंक यू फैफू भाई, वाज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। बहुत मजा आया, बहुत अच्छे एनालिसिस हुए और प्लेइंग 11s पे हमने बात की।
नाजरीन, मैच जो है वो वन साइडेड नहीं होने जा रहा। बेशक पेपर ऑन पेपर ऐसा लग रहा हो कुछ फैंस को, लेकिन ऐसा नहीं होना जा रहा। हमारे एक्सपर्ट्स ने बड़ी तफसील से इस पर रोशनी डाली है। टेक केयर, होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन, एंड लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। सब्सक्राइब भी जरूर करें हमारे चैनल को। अब हम इजाजत चाहते हैं। लव यू ऑल, बैट एंड चैट।